महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएससी, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण के वर्ण विचार व्यंजन प्रकरण पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक 3 प्रश्नोत्तरी पर बात कर लिया था। आज हम चौथे प्रश्नोत्तरी पर आपसे बात करेंगे। इस तीसरे प्रश्नोत्तरी में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देखा है। इसके आगे 21वें क्वेश्चन से आइए चलते देखते हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसको समझने के लिए, आप इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तरी। इसके पहले हम लोगों ने 20 प्रश्न तक देख लिया था कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या वरला ये हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा 21वें प्रश्न में पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। अभी तक उन्होंने अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी और फिर पूछ रहे हैं 21वें प्रश्न में कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। तो जैसा हमको पता है कि कौन है, आप बताएं। पहला विकल्प है श्रा शा शाहा, दूसरा है या वरला और सी विकल्प है छत्रंग्या हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा विकल्प। तो आप बताएं। जैसा हम जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार में गिने जाते हैं। किस प्रत्याहार में? यण। इसमें या, वा, रा, ला ये 4 अक्षर आते हैं। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। जो ए है सहा ये उस व्यंजन है और छत्रज्ञा ये मिश्रित व्यंजन है, जबकि यह उस व्यंजन में गिना जाता है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 22 प्रश्न। ये 20वां प्रश्न आपके साथ 22वां प्रश्न है कि जो है डैश 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 उस्माणाह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या भरा जाएगा? शल भरा जाएगा कि यणा भरा जाएगा कि प्लुताह कि दीर्घा? जल्दी बताएं। तो इसमें शल भरा जाएगा, क्योंकि उष्म व्यंजन कौन सा प्रत्याहार है? शल। तो इसको भरा जाएगा शल उष्माणा। यण के लिए आता है बी विकल्प। यण अंतस्था होता है। अप्लुत स्वरों का विषय है। स्वर के 3 भेद होते हैं उच्चारण काल के आधार पर, हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ये स्वरों के विषय हैं। जबकि शल उष्माणा है, उष्म व्यंजन है, और यण अंतस्था अंतस्थ व्यंजन है। आइए 23वां प्रश्न देखें। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है। अब देखिए, अभी तक उष्म व्यंजन पूछा, फिर पूछा उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या बतानी है। अब क्या बतानी है? संख्या। तो हम जानते हैं कि शल प्रत्याहार में उष्म व्यंजन गिने जाते हैं। तो शल में आप देखेंगे तो सा सा साहा ये 4 हमारे 4 गिने जाते हैं। बी विकल्प हमारा सही होगा। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं स्वरों व्यंजन। हमारा बी विकल्प 23वां का बी विकल्प। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर 24वां प्रश्न है उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। देखें, पहला विकल्प है शल की, दूसरा ए शल, बी यण, सी अच और डी हल। बताइए उष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हैं कि उस व्यंजन में सा 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 हा आता है, और जो शल प्रत्याहार में समाहित है हमारा ए विकल्प सही होगा। जबकि यण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 4 है, या व र ला, और जबकि अच में स्वर आते हैं जिनकी संख्या 9 है। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये 4 अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 33 है। 25वां प्रश्न देखें। सा सा साहा इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। शा शा शाहा इन व्यंजन वर्णों की परिगणना किस में होती है? उस व्यंजन में होती है कि अंतस्थ व्यंजन में होती है, कि अयोगवा में होती है, कि संयुक्त व्यंजन में होती है? तो ये चीज़ बार बार पढ़ के आ रहे हैं हम कि शा शा शाहा इनकी परिगणना किस में होती है? उस व्यंजन में। और अंतस्थ में होता है या वरला, अयोगवा में अनुस्वार, विसर्ग, ज्वामूल्य और पद्मानी ये 4 अक्षर अयोगवा में आते हैं। जबकि संयुक्त व्यंजन में छत्रंग्या ये 3 अक्षर आते हैं। तो 25वें का शाहा की इन व्यंजन वर्णों की परिगणना किसमें होती है? तो उस व्यंजन हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं। अर्थात जब 2 व्यंजन वर्ण मिलेंगे तो उनके मेल से जो वर्ण बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, कि उष्म व्यंजन कहेंगे, कि अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, कि उपयुक्त सभी कहेंगे? जानते हैं कि 2 व्यंजन के वर्णों से जब मेल से बनेगा तो कोई संयुक्त व्यंजन होगा। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। ए विकल्प हमारा सही है। जो छत्रंग्या ये 3 होते हैं, छा
त्रा और ज्ञा ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ये छा का सा से मिलकर बनता है। नीचे है क्वेश्चन इसलिए नहीं बताएंगे, आगे देखिए। उस व्यंजन आप जानते हैं शाह है, अंतस्थ या वाला है और उपयुक्त सभी विकल्प गलत हैं, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। फिर 27वां देखिए, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है तो आप इसके पहले जान के आए हैं। छत्रंज्ञा ये मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है और इनके अलावा जो नहीं है वही नहीं है। तो हमारा छा भी है, त्रा भी है, ज्ञा भी है, पा नहीं है। हमारा डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताना आपको कौन सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है का सा और आ मिलकर छा बना, ये तो है सुमेलित क्योंकि छा का सा है और से मिलकर छा बनता है। त्रा देखिए, तारा आ ये भी सुमेलित है, जाइया ये भी सुमेलित है, लेकिन पड़ा आ ये सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। नहीं पूछा था इसलिए हमारा डी विकल्प सही कर ले। बाकी सही हैं, बाकी तीनों जो संयुक्त व्यंजन है का सा से मिलकर छा बनता है, तारा से मिलकर त्रा बनता है और जाइया से मिलकर जा बनता है। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को कहा जाता है। वर्गाक्षर कहते हैं कि वर्गीय व्यंजन कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि उपयुक्त सभी कहते हैं। तो हम जैसा जानते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ये 25 हैं जिन्हें आप सारे वर्ग के हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग ये सारे वर्ग के हैं, इसलिए वर्गाक्षर इनको बोल सकते हैं। और चूंकि वर्ग के व्यंजन है इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। और ये सारे स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं इसलिए स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा डी विकल्प उपयुक्त तीनों सही होगा, इसलिए हम आप डी कर लें। 29वां का डी उसमें सही होगा। आइए 30वां है। 30वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 30वें प्रश्न में कि चू अर्थात चा वर्ग, चा छा जा जाइया में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। अब चा वर्ग में बताना कौन, तो चा वर्ग यदि आपको ध्यान है तो आप बता देंगे। चा वर्ग में चा छा जा जा हिया आता है, विकल्प हमारा सही होगा। बल्कि ता था दादा ना ये ता वर्ग में आता है, टा ठा डाणा ये टा वर्ग में आता है और का पा का चा ता ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं, तो हमारा ये विकल्प सही होगा। 30वां ये प्रश्न कर ले, ये विकल्प सही कर लें। फिर 31वां प्रश्न है, वर्गीय व्यंजन नहीं है अर्थात वर्ग के व्यंजन नहीं है, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में जो नहीं हो वही वर्गीय व्यंजन नहीं होते, तो नहीं बताना। तो पहले देखिए का वर्ग, का खा गा अंगा ये का वर्ग का है ही। चा वर्ग, चा छा जा जाइया ये भी चा वर्ग का है। टा वर्ग, टा ठा डाणा और डी विकल्प है या वर्ग, या वाला, तो या वर्ग तो यण प्रत्याहार में आता है, ये नहीं है, तो इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। 31वां का डी विकल्प आप टिक कर लें, सही होगा। आइए 32वां प्रश्न देखते हैं। अयोगवाग कितने हैं अर्थात अयोगवाग वर्ण कितने हैं। तो हम जानते हैं जिनकी परिगणना महसूर सूत्र में नहीं हुए हैं वो अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह व्यंजन। तो अयोगवाह व्यंजन कितने हैं, 4 है कि 5 हैं कि 6 हैं कि 8 हैं, बताएं। तो हम जानते हैं कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपदमानी ये 4 अयोगवाह हैं, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। क्या होगा, ए विकल्प। अगला है 33वां प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपदमानी ये अयोगवाह, ये भी सुमेलित है। छतंग्या ये मिश्रित संयुक्त व्यंजन, ये भी सही है। चू टू चू कु चू टू तू पु ये उदिता, ये भी सही है। या वराला ये अंतस्था वर्ण, ये भी सही है। क श ह स्पर्श उसमें वर्ण है, ये भी सही है। लेकिन का से मा तक स्वर वर्ण है, गलत है। स्वर में 9 है, आ ई उ रीली ए ओ आई औ ये 9 स्वर हैं, जबकि का से माँ स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए हमारा यफ विकल्प नहीं पूछा था, इसलिए यफ विकल्प सही होगा, यफ टिक कर लें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला आपके सामने प्रश्न है 34वां प्रश्न है कि अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महर्षि सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। अनुस्वार नहीं पढ़ा जाता महर्षि सूत्र में, विसर्ग और आदि कुछ वर्णमाला हैं इनको महर्षि सूत्र में नहीं पढ़ते, वह महर्षि सूत्र न पढ़े जाने के कारण उनको क्या संज्ञा होती है अर्थात उन्हें क्या कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं, को पद्मानी कहलाते हैं, जीवामूल्य कहलाते। तो आप जानते हैं कि जो महर्षि सूत्र नहीं पढ़ गए उनका योग नहीं है, इसलिए अयोगवाह होते हैं, तो ए विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प टिक कर लें। अयोगवाह 4 अक्षर 4 वर्ण हैं अयोगवाह में। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है उपपदमानी और चौथा जीवामूल्य। उपपदमानी आप जानते हैं का खा के पहले
पा फा के पहले अर्ध विसर्ग जैसी जो आकृति होती है वो उपदमानीय कहलाती हैं, और का खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसी जो आकृति दिखाई देती है वो जिह्वामूलीय कहलाती है। आगे अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है कि अंग आहा इत्यचा परौ किम उच्यते, अर्थात अंग आहा इत अचा ऐसा अच के बाद में होने पर क्या कहा जाता है। तो ए विकल्प होगा अनुस्वार विसर्गौ, दूसरा होगा बी विकल्प है नासिकानुस्वारौ, सी विकल्प है जिह्वामूलीयौ और डी उपदमानीयौ। क्या होगा बताएं जल्दी। तो अंग आहा ये अनुस्वार और विसर्ग अच के परे अनुस्वार और विसर्ग, इसलिए अनुस्वार विसर्गों में इसका श्रेणी आता है जो अयोगवा में गिने जाते हैं। ठीक है, आगे 36वां प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं, अर्थात अनुस्वार जिसमें है और विसर्ग। अब जैसे जानते हैं अनुस्वार जो शब्दों के ऊपर जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार होता है, और जो ये बाएं साइड जो विसर्ग दो बिंदी लगती है वो विसर्ग होता है। तो आप देख लें इनमें सी विकल्प अपना सही होगा। आहा ये स्वर हर्ष है, समझ लें, तो सी विकल्प 36 का सी विकल्प अंग आहा ये अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है जिह्वामूलीय वर्ण कितने होते हैं। पूछें कि जिह्वामूलीय कितने वर्ण होते हैं। एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है, बताएं जल्दी। जिह्वामूलीय वर्ण कितने होते हैं। 1 2 5 6 सॉरी 1 2 3 4। तो अब जैसा जानते हैं जिह्वामूलीय का खा अर्थात का और खा के पहले जो आधे विसर्ग जैसी आकृति होती है यही जिह्वामूलीय, अर्थात आधे विसर्ग जैसी आकृति हो लेकिन का के पहले आए खा के पहले आए, तो वही जो है जो चिन्ह है ये जो चिन्ह है यही होता है जिह्वामूलीय। तो आप देख रहे हैं कि एक ही चिन्ह है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। एक ही होता है। जिह्वामूलीय वर्ण कितने होते हैं, एक ही होते हैं। कितने होते हैं, एक ही होते हैं। ए विकल्प हमारा सही कर लें। अब फिर 38वां प्रश्न है उपदमानीय वर्ण कितने होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि 38वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि उपदमानीय पा और फा दो अक्षर होते हैं, पा और फा, इनके पूर्व जो आधे विसर्ग जैसी आकृति होती है वो उपदमानीय कहलाते हैं। अर्थात ये जो आकृति है, ये जो आधे विसर्ग जैसी का पा फा के पहले आकृति है वही उपदमानीय है, इसलिए आकृति एक है, इसलिए उपदमानीय वर्ण कितने हैं, तो उपदमानीय वर्ण एक है। आइए अगला देखते हैं। 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न है आपके सामने है, आगे की स्लाइड कर लें तब उसके बाद देखिए आप। 39वां प्रश्न है कि डैश 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 इत कखाभ्याम प्रार्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयाः। इत कखाभ्याम प्रार्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयाः। एक स्थान की पूर्ति करो, अर्थात कखाभ्याम का के पहले प्रार्ध पहले जो आधे विसर्ग जैसी आकृति होती है वो जिह्वामूलीय होती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए का खा के पहले जो आधे विसर्ग जैसी आकृति होती है वह जिह्वामूलीय होगी, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। जबकि जो बी विकल्प है वो उपदमानीय है, और चाचा कोई नहीं होता तथा भी ये गलत है, सी डी गलत है, और बी विकल्प वाला उपदमानीय है जबकि ए विकल्प वाला जिह्वामूलीय वर्ण है। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं कि का अर्ध विसर्ग का खा इत कखाभ्याम प्रार्ध विसर्ग सदृशो। आप जानते हैं इसके पहले करके हैं तो जिह्वामूलीय बी विकल्प सही कर लें। बी विकल्प होगा। उपदमानीय जानते हैं पा फा के पहले आधे विसर्ग होगा, अनुस्वार ऊपर बुंदी होता है, विसर्ग आप जानते ही हैं। आगे चलिए 41वां प्रश्न आता है आपके सामने। 41वां प्रश्न आपके सामने है कि अर्ध विसर्ग का खा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अब जैसा कि आपको बार बार पढ़ के आए कि का खा के पहले आधे विसर्ग जैसी चिन्ह लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, जिह्वामूलीय कहलाता है। और जबकि पा फा के पहले लिखा जाए तो उपदमानीय होता है, विसर्ग आप जानते हैं अनुस्वार बुंदी होता है ऊपर। आगे चलिए 42वां प्रश्न देखिए। जिह्वामूलीय का खा ई वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम एक सूत्र है, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, अर्थात जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय है। ए विकल्प हमारा सही कर लें, ए विकल्प ठीक कर लें, ए विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। का पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं। अर्थात पा फा के पहले जो आधे विसर्ग जैसा चिन्ह लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपदमानीय कहते हैं कि जिह्वामूलीय कहते हैं कि अनुस्वार कहते हैं कि विसर्ग। तो जानते हैं कि पा फा के पहले यदि विसर्ग लिखा जाए तो उपदमानीय कहलाता है। ये विकल्प हमारा सही होगा। क्या सही होगा, ये विकल्प हमारा सही होगा, ये विकल्प टिक कर लें। बाकी यदि यही का खा के पहले हो तो जिह्वामूलीय हो जाता है।
अब 44वां प्रश्न है कि उपपदमानी फा वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से? उपपदमानी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ से कि कंठ से कि दंत से कि तालु से? यदि आपने सूत्र पढ़ा होगा उपपद्मनियां नाम ओष्ठौ, ये सूत्र है। उपपद्मनियां नाम ओष्ठौ अर्थात उ पावर्ग और उपपद्मानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो ए विकल्प हमारा सही कर लें। जबकि कंठ से अकुह विसर्जनीयाम कंठा अर्थात आ का वर्ग हाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। जबकि लितुलसा नाम दंता है सूत्र और इश्वेसा नाम तालु है। तो उपपद्मानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ से। 45वां प्रश्न है किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? अर्थात स्वर भी गिना जाए व्यंजन अर्थात पूर्ण रूप से जो 42 अक्षर हमारे सावरे गिने जाते हैं। तो अल प्रत्याहार है कि हल प्रत्याहार है कि अच है कि अण है? तो हम जानते हैं कि अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन गिना जाता है। जो पहले सूत्र आयुण की आ से लेकर हल 14वें हल के ला से मिलकर बना है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। जबकि हल प्रत्याहार में व्यंजन का हल ही गिने जाते हैं जिनकी संख्या 33 है और अच में केवल स्वर गिने जाते हैं जिनकी संख्या क्या है? 9 है। और अण में आ यू ये 3 अक्षर गिने जाते हैं। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये हमारा यहीं से प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे नए व्यूअर्स हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बेल आइकन का बटन दबाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बार।